अपने जीवन में हम सभी ने फियर का सामना किया। अपने आप से क्वेश्चन करें, जब कभी भी आपका मौका ऐसा आया कि आपको एहसास हुआ कि आपको कोई ना कोई स्टेज पर बुला सकता है, तो आपके अंदर जो अनुभूति रही होगी, जो आपने महसूस किया होगा, जरा उसे याद करने की कोशिश करें। क्या हो कि आप एक भीड़ में बैठे हुए हैं और आपको किसी उम्मीद के साथ मंच पर बुलाया गया है। आप सोचें कि आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो कैसा था, और यदि ऐसा हो गया तो कैसा होगा। ध्यान रखिए, हमारी सबसे बड़ी जो गुणवत्ता है, जो कला है, वो है पब्लिक स्पीकिंग। एक इंसान के रूप में हमें हमेशा अपने विचारों को प्रकट करने की कला आनी चाहिए। आप सोचिए कि आपका बच्चा नॉलेज में फर्स्ट आता है, लेकिन जब उसे इनाम मिलने का नंबर आया और उसे मंच पर बुलाया गया तो वो झिझक गया। याद रखिए, हम सभी का कर्तव्य है कि हम उसकी इस झिझक को खोलें। क्या होगा उस बच्चे के साथ? उस बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए था, दुर्भाग्यवश नहीं आ पाया। जेनेटिक पब्लिक स्कूल ने इस चीज को समझते हुए पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर होता है उसको दूर करने के लिए क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का प्रारंभ किया था पिछले साल, और वह इतना बड़ा हो जाएगा इसका अंदाजा शायद हमें भी था नहीं। ईश्वर के आशीर्वाद से आप सभी लोगों के साथ से सीजन 2 भी हमने स्टार्ट कर दिया, जिसका 34वां एपिसोड, 34वां एपिसोड आज 11:15 बजे भूमि के साथ आपके साथ में शेयर कर दिया जाएगा। टोटल 35 एपिसोड इसके शूट हो चुके हैं, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि अब की बार 2-3 बच्चे तो ऐसे आए हैं जिनसे कभी हमने कल्पना नहीं की थी। कक्षा 1 से अभिनव, कक्षा 1 से सम्राट, 2 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हमें नया आयाम दिया, नया विश्वास हमारे अंदर पैदा किया। हर चीज कठिन लगती है, हर चीज ऐसा हो सकता है कि बहुत मुश्किल लगे, लेकिन वो तभी तक लगती है जब तक कि हम उसे करने के लिए प्रयासरत नहीं होते। अभिनव और सम्राट दोनों ने दिखाया कि अगर पब्लिक फियर को, पब्लिक स्पीकिंग के जो फियर को, डर को खत्म करना है, तो यहां पर कुर्सी पाकर बैठना ही पड़ेगा। मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इन बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करें, कमेंट करें। मेरे बोलने में भी आप कहीं ना कहीं फंबल पा सकते हैं, लेकिन अब हम उस लेवल पर हैं जहां से हमें पता है कि गलती करना मानवीय गुण हो सकता है या मानवीय फितरत है। उस चीज को हम अपने प्रोसेस के साथ, अपने अभ्यास के साथ मिटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पर्सनल अपने बारे में बात कर रहा हूं, अब मैं यहां पर बोल रहा हूं तो बिल्कुल परफेक्शन के साथ बोलूं। नहीं, ऐसा नहीं होता। नोबडी इज परफेक्ट हियर। हम सबसे गलतियां होती हैं, और अपनी गलतियों से, दूसरों की गलतियों से सीखना ही मानवीय है। आप सभी का स्वागत करता हूं अमरीश जी के साथ इस 36वें एपिसोड में, और पूरी कोशिश करेंगे कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा। बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने जीवन को एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर आपके जीवन में कष्ट है तो इस चीज़ को मानिए कि कष्टों के बाद में सुख का सवेरा जरूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप धैर्य के साथ हमारी इस वार्तालाप को जरूर सुनेंगे। शो की शुरुआत, इस एपिसोड की शुरुआत मेरे एक क्वेश्चन से होगी, जो अमरीश जी के लिए मेरा प्रश्न है। सीजन 2 हमारा स्टार्ट हुआ अमरीश जी, और ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, बट इट स्टार्टेड, और काफ़ी अच्छे तरीके से चल भी रहा है। इसके ऊपर आपका विचार क्या है? देखो, विदाउट प्लानिंग हुआ ये तो सभी, हमारा जो स्कूल का जो भी पार्ट है वो सभी जानते हैं कि कोई ऐसी प्लानिंग तो थी नहीं। लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं जो उनके अंदर जो हेजिटेशन है उसे हटाना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो एजुकेशन स्कूल में दी जा रही है उसका पार्ट नहीं थे। मतलब अपने आप को वो कहीं ना कहीं उन बच्चों से अलग महसूस करते थे, जो बच्चे मतलब एक तरीके से क्लास में आगे होते हैं। अब मेन धारा का जो
पार्ट उन्हें कैसे बनाया जाए, वो विचारधारा थी। शुरू हुआ जो ये हमारा इंटरव्यू वाला सेशन है, ये शुरू हुआ। आप यकीन मानिए बच्चों को उसका कितना फ़ायदा मिला वो हम जानते हैं, वो हम महसूस करते हैं। बच्चे ऐसे कुछ बच्चों का भी यहाँ पर नंबर आया जो बच्चे अपने आप को कहीं ना कहीं उन बच्चों से पीछे मानते थे। तो जब से वो बच्चे इंटरव्यू में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो उन बच्चों का जो परफॉर्मेंस कह सकते हैं या उनका जो नज़रिया है पढ़ाई के प्रति वो बदला है। तो इससे सीधा सीधा ये मतलब है, और मैं ये बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आपसे कह सकता हूँ, ये जो इंटरव्यू वाला जो सेशन चला है ये वास्तव में बहुत ही बड़ी क्रांति बच्चों के अंदर लेकर के आएगा। देखो, चीज़ें महसूस की जा सकती हैं। मैं हमेशा से विश्वास करता रहा हूँ कि जो एजुकेशन वाली जो चीज़ें हैं वो हमेशा महसूस की जा सकती हैं। वो हम किसी चीज़ को मतलब उनका प्रत्यक्ष रूप से हम उन्हें बहुत कम देखते हैं, जो भी एजुकेशन है, क्योंकि जो भी एजुकेशन है वो धीरे धीरे चलती है। वो जो चीज़ें बच्चा सीखता है वो भी धीरे धीरे चलती है। तो देखिए, इंतज़ार करिए कि और कितना फ़ायदा हमें इससे मिलने वाला है। लेकिन अभी जो हमें हाल फिलहाल जो चीज़ें चमकती हैं उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा बच्चों को हुआ है, और इतना फ़ायदा हुआ है कम से कम लाइन में अभी, जैसा मैं मानता हूँ, कम से कम 20 से 30 बच्चे अभी भी लाइन में हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो मतलब एक तरीके से इसे एक्साइटमेंट के रूप में ले रहे हैं। और बेनिफिशियल तो है ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं दीपक जी। लेकिन मतलब आप मुझे बताइए, जैसे आप सलावा में रहते हैं, मैं भी हालांकि बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर खर्च करता भी हूँ, रहता भी हूँ, और ज़्यादातर गार्जियंस का मुझे मतलब अंदाज़ा भी है वो अपने बच्चे के प्रति कैसा नज़रिया रखते हैं। तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचा जाए जिससे कि उनकी हेजिटेशन को हम रिमूव कर सकें, ऐसे कौन कौन से मतलब तरीके हमारे पास हो सकते हैं, एक स्कूल के पास हो सकते हैं कि हर बच्चे को उसकी उस स्थिति से बाहर निकाला जाए? देखो, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि जो चीज़ आप पे आती नहीं है वो सबको पता है कि वो करने से ही आएगी। बोलना नहीं आता है तो बोलना पड़ेगा। ये है कि जो भी चीज़ आप पे नहीं, रीडिंग नहीं आती, रीडिंग करने से आएगी। राइटिंग नहीं आती, राइटिंग को करना पड़ेगा। बोलना नहीं आता, बोलना पड़ेगा। सपोज करो आपको एंकरिंग करनी है, कल को आपको प्रेजेंटेशन है और आप डरे बैठे हो, अरे भाई आपके डरने से वो नहीं पोस्टपोन होने वाली, वो कल है ही, उस टाइम पे शुरू हो जाने वाली है। आपके पास में आज का समय है, रात का समय है, आपकी मर्जी है। जितना ज़्यादा बार आप उसे करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, आपने इसमें एक चीज़ जोड़ी कि कैसे पहुंचा जाएगा। देखो, जब आपके पास में ज़्यादा बच्चे हों, ज़्यादा बच्चे कवर करने के लिए हों, तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि आपको समय भी ज़्यादा लगेगा। अब उसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। हमारे पास में जिम्मेदारियां हैं सबसे पहले कि हम 1:30 बजे तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करवाएं, और उसके बाद में जो हमारा समय बचता है, जो कि आपने देखा भी होगा कि स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स हों या गवर्नमेंट स्कूल्स हों, वो बंद करते हैं और चले जाते हैं और फिर वो सुबह ही आते हैं। बट क्योंकि हमने ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम जाएगा ही जाएगा, और एक्स्ट्रा इसमें मेहनत भी लगेगी। और आगे जब आप पूछेंगे उसके बारे में किस किस तरीके से हो रहा है, कि शायद मैं बता पाऊंगा उसके बारे में। अभी तो इस क्वेश्चन का तो आंसर यही है आपके। तो ये चीज़ें जैसे आपने कहा बेनिफिशियल तो हैं ही, और कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिल ही रहा है। एक मतलब हर गार्जियन चाहता है कि मेरा बच्चा भी मतलब उस स्थिति से बाहर निकल जाए जिस स्थिति में वो है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, गार्जियन संतुष्ट हैं उसकी परफॉर्मेंस से। अभी भी मेरे विचार से ज़्यादा बच्चे ऐसे नहीं हैं, लेकिन मैं मान सकता हूँ कि 5% बच्चे ऐसे होंगे जो उस तरीके से नहीं कर पाते जैसा उन्हें करना चाहिए। परफॉर्मेंस उनकी डाउन है, उनके गार्जियन की नज़र में डाउन है। शिकायतें भी मतलब इस बात की हमें लगातार मिलती भी हैं। आज ही मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, गार्जियन की अपेक्षाएं भी ज़्यादा हैं कि अगर एक स्कूल में उसने एडमिशन दिलवा दिया
तो कोई मतलब ऐसा चमत्कार होगा कि जेनेटिक में अगर एडमिशन या कि ए टू जेड किसी भी स्कूल में एडमिशन हो सकता है क्या? ऐसी कोई चीज़ है कि वो 1 महीने में या 1 हफ्ते में उसका अंतर दिखे? तो मैं जानना चाहूँगा कि गार्जियंस को आप डिटेल में बताइए कि पढ़ाई मतलब वेट करना पड़ेगा, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। देखो, अपेक्षाएं जो होती हैं वो मन के अधीन है। मन तो पता नहीं क्या क्या चाहता है। वो चाहता है कि मैं ये भी कर दूं, मेरे पास ये भी हो और वो भी हो। क्या होता है? नहीं होता। नहीं होता। वो सिर्फ वो आ पाता है हमारे पास में जिसे हम डिजर्व करते हैं। हमारी सैलरी भी हमारे काम के अनुसार ही बढ़ती है जी। हमारे जो गन्ने पैदा होते हैं वो भूमि पर और हमारी मेहनत के हिसाब से होते हैं। अब मैं एक अपनी अपेक्षा बना लूँ कि वो इतना पैदा हो जाएगा, तो वो अपेक्षा के अधीन नहीं है। अपेक्षाएं तो मन के अधीन है, और वो किसके अधीन है? वो कई फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। मैंने आपके पहले क्वेश्चन के आंसर में इतना जवाब दिया है कि अगर आप पे कुछ चीज़ नहीं आती है उसे आपको बार बार करना पड़ेगा। गार्जियंस को अपनी तरफ देखना चाहिए। जब हम पढ़ते थे तो क्या हम 100% नंबर ला पाते थे? और जब, क्योंकि हर पीढ़ी में एक माता पिता का दबाव रहा ही है कि भाई पढ़ो और नंबर लेके आओ, और हमारी पीढ़ी में भी था, हमसे पहले भी था और आज भी है। लेकिन हमें एक बात ये भी देखनी पड़ेगी कि मैं जितना था उस समय पे, मेरा बच्चा जो अब कर रहा है, क्या मैंने उसे एक्स्ट्रा बर्डन तो नहीं दे दिया? क्योंकि वो बहुत सारा जेनेटिक क्यों है हमारा नाम, जेनेटिक का मैंने कई बार अर्थ भी बताया है। देखो, मेरे बच्चे के अंदर बहुत सारे गुण माता पिता के आए हैं, मेरे और उसकी मम्मी के, सभी में आते हैं। और अगर मैं उसको मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उससे अपेक्षा करूंगा तो वो दबेगा। जो भी व्यक्ति दबेगा वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मेरी अपेक्षा 95% की है, तो वो मेरे तक सीमित रहनी चाहिए। मतलब आप उसे एक तरीके से गुलाम बना देते हो बच्चे को, वो नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाता। अभी भी मैं ये कहूँगा कि जब हम पढ़ते थे तो एक दोहा आता था, करत करत अभ्यास। आप वहाँ पर उसे अप्लाई नहीं कर दें। मतलब मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि कथनी और गढ़नी में अंतर होता है। आप कह तो देते हैं लेकिन उसे अप्लाई भी तो करवाई है। देखो, उसके लिए समर्पण की ज़रूरत होती है माता पिता के लिए। आप क्या सोचते हैं कि बच्चा जब पढ़ेगा तो माता पिता की कोई ज़रूरत नहीं है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत माता पिता की है, क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा ना तो वो एक प्रेशर से पढ़ेगा। या तो 1-8% बच्चे ऐसे होते हैं अमरीश जी जो सेंसिबली पढ़ते हैं जी, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, वो पढ़ते ही हैं। बट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसी है जिसको एक प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो टीचर का हो, चाहे बड़े का हो, अभिभावक या माता पिता का। अब माता पिता को उनके पास में बैठना नहीं है, माता पिता को उन्हें कहना नहीं है। माता पिता क्या करते हैं बहुत सारे तो, कि मैं तुम्हारे टीचर्स पे फ़ोन कर रही हूँ अभी। अरे भाई, आप इन्हें क्यों मतलब एक अलग रास्ते पे लगाना चाह रहे हो? कल जब वो टीचिंग स्टाफ से बाहर हो जाएगा इंटर के बाद में, तब किस पे फ़ोन करोगे आप? मतलब अपने आप ही हैंडल करना चाहिए। वो मतलब शुरू से ही एक्चुअली क्या है, हमारी जो शुरू से उसका जो ग्रोथ हुआ है, जो पला बढ़ा, उस तरीके से उसे करना चाहिए। इसीलिए एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इल एजुकेशन तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि इल एजुकेशन में आप एजुकेट तो हो जाते हो बट वो नाम चाह रहेंगे, तो वो समाज में वो जो विकृतियाँ आ जाती हैं। मेरा हमेशा से यही रहा है कि आप चाहे किताब से ना पढ़ो, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान आपको होना चाहिए कि किस तरीके से इस बच्चे को डील करना है। लास्ट में मैं 2-3 शब्दों में यही कहूँगा कि भाई देखो, कमजोरियाँ सब में हैं, हमारे अंदर भी हैं। हम पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, बट अभी तक हम तैयार नहीं होने यहाँ पे बोलने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर ना हम उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस टाइम। लेकिन एक बच्चे के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा, स्पेशली 9वीं 10वीं के गार्जियंस बहुत बढ़िया भी हैं, वो उनको कोई काम भी नहीं कराते। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अपने मम्मी पापा के पैसों का ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा लाभ होगा। ये तो आ गया ध्यान आपके साथ? ये तो है ही। क्वेश्चन तो बहुत हैं माइंड में, और चलते भी रहते हैं। जब बात चलती है तो बहुत सारी चीज़ें हैं माइंड में। मेहनत जारी है, सबको पता है, गांव में सभी को मैसेज जा रहा भी है। शुरुआत में जब स्कूल स्टार्ट होता है, देखो अप्रैल में जब स्टार्ट होता है तो बच्चे की एक नई क्लास होती है, नई तरीके का सिलेबस होता है। उसे मतलब समझने में 1-2 महीना लगता है बच्चे को, टीचर को भी लगता है अपने बच्चों की परफॉर्मेंस समझने के, क्योंकि नई क्लास हो जाती है। तो कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है इधर उधर। मतलब मैसेज जाने के बाद भी जेनेटिक का एक मैसेज है कि पढ़ाई कराते हैं,
रीज़न क्या हो सकता है आपके, मैं पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँगा। गार्जियन भी इस बात को ध्यान से सुनना चाहेंगे, वो मेरे विचार से वो भी उत्सुक हैं इस बात को जानने के लिए। इतना सब कुछ हम करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे गार्जियंस वो जेनेटिक में कभी मतलब बच्चों की परफॉर्मेंस देखने के लिए, अपने बच्चे के बारे में बात करने के लिए नहीं आते। ऐसा कौन कौन से रीज़न, मैं जानना चाहूँगा कि कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं आपकी नज़रों में कि वो जेनेटिक को एक तरीके से दरकिनार करके वो दूसरे स्कूल में बच्चे चले जाते हैं, जबकि उनका जो बेनिफिट है वो गांव के गांव में होना चाहिए। बहुत सारा टाइम आने जाने में बच जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका उन्हें लाभ होगा। तो देखो, हमारे पास में गांव के बहुत अच्छे अच्छे परिवार आ रहे हैं और मैं उन सभी का, और आए भी हैं, वो चले भी गए हैं क्योंकि उनकी 10वीं हो गई तो 11-12 में बाहर चले गए, और मैं उन सभी का हाथ जोड़कर बहुत मतलब आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया। और इस बात के साथ ही मैं ये कहूँगा कि हमने भी उन्हें एक भी काम ऐसा नहीं किया है करके दिया जिससे कि उन्हें निराशा हाथ लगे। हमने हमेशा 24 के 24 घंटे मेहनत करने का प्रयास किया और जितना बच्चा कर सकता था उससे ज़्यादा उससे करवाया भी, लेकिन एक सीमा होती है हर बच्चे के। 100 के 100 बच्चे आपकी क्लास में है तो 100 के 100 एक ही लेवल पर आप नहीं ले जा सकते, ये सत्य है। अब आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि क्यों वो दरकिनार करते हैं। देखो, कुछ के लिए, मैं परसेंटेज की बात करता हूँ, मैं एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं बता रहा, लेकिन कुछ शब्द मैं इस्तेमाल करता हूँ। कुछ के लिए तो स्टेटस सिंबल है कि मेरा बच्चा गाँव में पढ़ेगा नहीं, तो मतलब उन्हें तो हम समझाएं भी अगर, और समझाया भी है 14, 15, 16 में, तो वो तो हाथ में हमारे नहीं था। वो उनको बस इतना था कि गांव में नहीं पढ़ना है, बिल्डिंग ऐसी है, इस फीस बहुत कम है, तो उनके हिसाब से वो वाली चीज़ें काम करती हैं। दूसरा, हमारे समाज में हर तरीके के व्यक्ति होते हैं, हर लेयर के, बजट के हिसाब से भी होते हैं, बजट के होते हैं और मेंटेलिटी के हिसाब से होते हैं। हमने एक बजट को ख़त्म करने की कोशिश की। बजट मतलब एक खर्चे को, जो कि किताब का था। 8 साल हो गए हमें, लेकिन एक लेवल पे आके अमरीश जी कि हम उसे शायद, मेरे विचार से जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, मैं अपेक्षा पे फिर से आ रहा हूँ, मेरी अपेक्षाएं बहुत सारी थी, मैंने अपेक्षाओं के अनुरूप काम किया, लेकिन वो नहीं पूरी हुई। उसका मतलब निराशा नहीं आनी चाहिए, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि निराश हो जाओ। वो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमने काम किया और जो हमने मैसेज दिया या कन्वे हुआ, रिजल्ट उसके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं हो पाए। अब कुछ के लिए 5,000 रुपये प्रति वर्ष भी भारी हैं, वो मैं समझता हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक जो स्थिति है वो उसी व्यक्ति को पता है जो व्यक्ति उसे झेल रहा है। कुछ के लिए 5,000 रुपये कुछ भी नहीं है, क्योंकि 4-4 हज़ार रुपये पर मंथ फीस है। तो ऐसे बच्चे हैं जो स्टेटस जिनका यहाँ पे नहीं बैठता, और ऐसे भी बच्चे हैं बेचारे, मतलब बेचारे तो नहीं कहूँगा, बट क्योंकि हमारी स्थितियाँ ऐसी होती हैं, तो हम भी ऐसी स्थिति में थे, तो ऐसे हैं बेचारे कि वहाँ पे उनका जो बजट है ना वो 5-5.5 हज़ार रुपये, वो उन्हें सूट नहीं करता। तो वो ऐसे विद्यालय में जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे मामला उनका बन जाता है। तीसरा, जो सबसे मैं एक व्यापक रीज़न मानूंगा यहाँ पे बच्चों का आना भी और जाना भी, वो है, अभी एक बच्चे ने कहा था मुझसे कि सर आपका डंडा बहुत मजबूत है। आर्यन ने कह दिया था। हाँ, वो तो है थोड़ा सा। मैंने कहा कि वो क्यों पढ़ते हो? कौन सा आर्यन? रावतों में से मिस्टर अमरीश। ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई क्यों लगता हूँ मैं तुझे बढ़िया? कहने लगा सर आपका डंडा बहुत मजबूत है। मैंने कहा, मैंने अपने मन में सोचा ये अजीब ही मिला है। हाँ, ये अलग था। ये तो नफरत का कारण होना चाहिए था। इसका पसंदीदा कारण क्या है पसंद करने का? डंडा। तो इस सबकी अपनी अपनी घर का माहौल है। तो तीसरा ये हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से 5वीं के बाद जाने की कोशिश करते हैं, आने के बाद भी वो चाहते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा ये होता है कि बच्चे झूठ बोल के जाते हैं। वो कहते हैं घर पे सर पढ़ाई नहीं, वो मम्मी पापा पढ़ाई नहीं चल रही। और मम्मी पापा से मेरी ये शिकायत है कि आप एक बात बताओ, आप कभी खेत में कभी जाते होगे मजदूरों को लेके, तो मजदूरों को आप बिना वजह पैसे दे देते होगे और कह देते हो कि जाओ भैया काम नहीं करना है, आज यहाँ पे डोले पे बैठ जाओ और आराम से दावत करेंगे। नहीं होता है ऐसा। पढ़ाई होती है और सख्ताई भी होती है, और ये होती रहेगी। सख्ताई का तो बल्कि हम मात्रा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप कभी आने गार्जियन से, आपको ने कहा है ना गार्जियन को डिटेल में समझाओ, आप कभी आना। 9-10 के बच्चे आए थे आज, उनका पेपर पोस्टपोन हुआ है, और उन्होंने 2 क्लास में इतना शोर किया हुआ था जितना 13 क्लास करते हैं। तो ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है कि एक दिन सख्ताई कर दी और ये पूरा एक 365 दिन चलेगी, नहीं। मिनट मिनट पे हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो अमरीश 2-3 रीज़न है। देखो
स्टेटस वाली को मैं नहीं कर सकता भाई, तुम्हारे माइंड का फितूर है। दूसरी वाली को हम कर सकते हैं, बजट। अगर किसी का बजट सच में दिक्कत में है तो हमारे पास में निश्चित कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम पता चला सकते हैं। नहीं, एजुकेशन का स्टेटस तो ठीक है आपका। एजुकेशन का स्टेटस ठीक नहीं है, बेस्ट है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, उसमें हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एजुकेशन इज समथिंग दैट मेक्स अस डिफरेंट, और वो मैं आपको बता रहा हूँ कॉम्पीट भी नहीं कर पाएगा दूसरा। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं ना, अब आप कहेंगे कि अपने मुंह मियां मिट्टू वही बन रहे हैं। अब इतनी सारी मेहनत चल रही है जिसकी कुछ हद नहीं है, पढ़ाना लिखना, शिकायतें, फीस का मुद्दा, और फिर वीडियो बनाना, उसे फिर एडिटिंग करना, अपलोड करना, बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करना। यहाँ भी मैं रोकूंगा। बहुत सारे मैंने 1-2 गार्जियंस ने मेरे से बात की है कि वीडियो में टाइम लगता है। स्कूल टाइम में क्या बना देते हो आप? अरे यार, स्कूल टाइम में कैसे बनेगी? ऐसे गार्जियंस भाई सोचना चाहिए। हम जो मतलब स्कूल जो वीडियो बनाता है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान से सुन लेंगे, वो स्कूल टाइम के बाद में बनाई जाती है। और एक मतलब बात मैक्सिमम है। मैं तो चलो उन्हें कहता हूँ, हालांकि स्कूल टाइम में 2-4 वीडियो ही बनी है, बट आप एक बात बताएं, एजुकेशन का हिस्सा तो है। लोगों को हिंड्रेंस बनने का बड़ा शौक है, इसीलिए समाज में डिस्करेज करने वाले लोग काफ़ी मात्रा में हैं, इनकरेज करने वाले लोग कम हैं। इसीलिए इन बच्चों की ये हालत है, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग एजुकेशन का हिस्सा नहीं रही, उस कारण इनके अंदर झिझक आती चली। मेरा विचार ये कहता है कि कंपलसरी 1-2 चीज़ें ऐसी होनी चाहिए लगातार प्रतिदिन के अनुसार, कि भाई हर बच्चे को कम से कम 10 बार स्टेज पर जाने का मौका मिले पूरे साल, और उसे उस चीज़ का पता हो। यानी हर 5-7-10 दिन में उसका एक बार नंबर आए, कम से कम। वो कैसे हो सकता है? हाँ, अपनी बातों को तो वो कैसे हो सकता है? अब आप शिकायतें करेंगे कि सर ये स्कूल टाइम में करा रहे हो क्या? अरे भैया, अब तक स्कूल टाइम में कराया नहीं है ना, तो कौन सा बच्चे ने आपके ने 40% से ऊपर लेके आ गया? चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर स्कूल टाइम में भी करा रहे हैं तो मेरे विचार से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका मनोस्थिति है वो सोचने की। हमारा जो काम है, मैं आपसे कह दूं बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट शब्दों में, मुझे जो सही लग रहा है अमरीश जी, मुझे अगर लग रहा है कि इन बच्चों के लिए काफ़ी सही है, तो इट विल हैपन। वो चाहे स्कूल टाइम हो चाहे वो ना हो। मेरी एक्स्ट्रा क्लास में भी वीडियोज़ बनते हैं, छुट्टी के बाद में 1:30 बजे के बाद में 2-2 घंटे हम यहाँ पे बच्चों के साथ में बैठ रहे हैं, तब भी बनते हैं, संडेज में बनते हैं। उस 1-1 मिनट को अगर ये कैलकुलेट करेंगे कि ये वाली वीडियो बच्चों का शोर आ रहा है पीछे से, इसके अंदर स्कूल टाइम में बनी है, तो उसका मैं मतलब जवाब भी देना पसंद नहीं करता हूँ, ना मुझे ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत शायद, या विद्यालय की मेहनत रंग लाएगी, और इट विल टेक सम टाइम। पॉजिटिव चीज़ें जो है ना, उसमें समय लगता है। एक मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, बाद में बताना, मैं दो गार्जियंस कौन है मैं देखता हूँ कौन है। अच्छा, मैंने सुना है कि क्रिकेट में आपका जो परफॉर्मेंस था बहुत बढ़िया था। मतलब एक टाइम हुआ करता था जब लोग आपको जानते थे आपकी बैटिंग से, आपकी बॉलिंग से। तो रियलिटी बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं कम जानता हूँ इस बारे में। तो बहुत बताइए मैंने तुम्हें पिछली बार में, हम बंसी वाले इंटरव्यू में बताइए। देखो, एक ऐसा होता है, आपके अंदर जुनून होता है हर चीज़ का। अब वो मतलब मेरा नहीं था, वो हमारे पापा और हमारा पूरा परिवार क्रिकेट का शौकीन था, बल्कि पहले क्रिकेट ही था। हाँ, मतलब एक गेम हुआ करता था, लोग उसमें मतलब पसंद करते थे। तो टीवी था घर में, टीवी से वो इंटरनेशनल क्रिकेट चलता था, तो वो हमने बैठना शुरू कर दिया। वो बैठते चले गए, वो घुस गया, खेलने में आ गए। और मतलब मैं अपना टैलेंट तो क्या ही कहूँ, वो तो भगवान की कृपा कि ठीक ठाक थे, उसमें हो गया, चलते रहे। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि उतार चढ़ाव आता है, उतार भी आया। कई बार ऐसा हुआ कि जब मन किया कि अब बस खत्म हो गया, बल्ले पे गेंद लगने वाली नहीं है। कई बार ऐसा आया, मैं अभी भी आपको 5-6 तो इंसिडेंट्स ऐसे बता दूंगा, बल्कि ये मेरे दोस्त सुनेंगे, अतुल वगैरह सुनेंगे तो कहेंगे देखिए नहीं बता रहा, बता देता हूँ। एक दौरान मेरे 2 ओवर में एक बल्लेबाज ने 5 छक्के मारे, 2 ओवर में 5 छक्के। रतनपुरी की बात है ये तो गाँव। मेरठ 2 ओवर में 24 रन चाहिए थे, और कप्तान ने मुझे क्योंकि मैं बढ़िया बॉलर था तो मुझे थमा दिया कि चलो ये इसका बॉलिंग बढ़िया जाएगी, इस वाले ओवर में 2-4-5 रन जाएंगे, तो बाद के ओवर में 18 रन बचाना बड़ा आसान है। वो मैंने 4 छक्के पहली 4 गेंद पे लगवा दिए।
बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं तो ये तो कि आप गए, आपने बॉल फेस किया, पहले गेंद पे डंडा बाहर हो गया, ये चीजें होती हैं। बट हाँ, बहुत बढ़िया था। अभी भी मैं जब बाइक पे जाता हूँ, और मैंने बहुत सारे क्रिकेट के लवर्स ऐसे होते हैं, और उन्हें कहीं पे भी क्रिकेट दिखता है ना तो अपने स्लो कर लेते हैं स्पीड को। उनके मन में एक महत्वाकांक्षा यही होती है सिर्फ कि एक बॉल देख लें। अच्छा था, ठीक था, लेकिन वो भी मैं आपको कहूँगा वो जुनून के कारण ही था। शिक्षा का जुनून फिर यहाँ पे से जेनेटिक्स से आया, उससे पहले क्रिकेट का ही जुनून था। अच्छी अच्छी बातें भी हुई और बुरी बुरी भी हुई हैं, रिकॉर्ड्स काफ़ी बुरे भी रहे। तो 17 वाइड फेंकी हमने एक ओवर में। तो होता है, 17 वाइड कहाँ होता है भैया? रावतों के पास, वहाँ पे रावतों के उसमें जहाँ पे अब वो घर है सतेंद्र भैया के रूप में, तो मंदिर पे खेलते थे। तो भाई उस दिन काफ़ी साल हो गए, उस दिन सीधी गेंद न जाए, 17 वाइड। वो भय तो होता है, भय रोकता है। कुछ नहीं होता भाई, वो दिन होता है तुम्हारा। बहुत सारे काम दिन से चलते हैं। कई बार आपका पेपर बिगड़ गया तो उसमें आपने पूरा एफर्ट किया होगा, लेकिन कभी कभी दिन हमारा खराब जाता है। देखते नहीं स्कूल में कभी दिन ऐसा जाता है जो बड़ा कड़वा टाइप है और कंट्रोलेबल नहीं होता, वो ऐसे ही जाता है शाम तक। तो ये हुआ है कंडीशन आपने, जैसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं बच्चों के, कंडीशन आपने दी है बच्चों को। तो चाय वाली, अगर चाय आपको भी मिल जाती है नमक वाली, तो क्या? अरे नमक वाली चाय मिल जाती है तो देखो, अब तो ये वाला क्वेश्चन मेरे लिए तो बड़ा आसान है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है। रिसर्च नहीं किया है, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली से सोचूं और नमक की चाय आ गई है, डिपेंड करता है कि कहाँ पे बैठा हूँ। ये बताओ कहाँ बैठा हूँ? अगर आपके घर पे बैठा हूँ तो मैं आपसे सीधा कहूँगा एक सिप लेने के बाद में कि ऐसी पीते हो क्या? डिपेंड करता है कहाँ पे। बताओ मुझे एक कंडीशन। नई जगह हो, नाम बताओ उसका। नई जगह कहीं भी जहाँ आप पहली या दूसरी बार जा रहे हैं, और तो मैं अपने स्टाइल में कहूँगा, आपको पता ही है। हाँ, कौन सा स्टाइल जानना चाहेंगे? हंसी आ जाएगी मेरे चेहरे पे। हाँ। मैंने कहा भाई साहब मालिक आओ यहाँ पे। कौन है? मैंने ये इसमें ये कांड कर दिया है आपने। तो ये वाली चीज देखो, आप इस वाली चीज को ऐसे नहीं कह सकती है क्या बना दिया, बाय मिस्टेक हुआ है, नमक डल गया। ऐसे घरों में भी हमारी अम्मा है, अब वो हैं उस वाले पड़ाव पे, तो कई बार चीज़ें उनसे डल जाती हैं, कई बार उनसे नहीं डलती हैं, और एक आध बार शायद, मुझे पता नहीं है कि गलत हुआ है कि नहीं, लेकिन हो सकता है आदमी से हो जाता है। अब देखो हमारे घरों में तो चीनी अलग से दिखती है, लेकिन कई घरों में वो क्या होती है, वो बूरा टाइप होती है। तो नमक और बूरा में कई बार हो जाता है जब माइंड डिस्टर्ब होता है। लेकिन ये तो मैंने ऐसे कंडीशन बन गई थी, सिचुएशन, वो पूछते ही गए, तो लोगों का इंटरेस्ट बन गया, बच्चों का देते चले गए सवालों के जवाब। अच्छी बात है ये, बट मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा, ऐसा तो हो ही जाता है। क्या मैसेज है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए यही मैसेज है भाई, पढ़े जाओ। हाँ, डिस्करेज मत हो। हमें भी बहुत सारे गार्जियंस तो नहीं कहूँगा, लोग डिस्करेज करते हैं, दुनिया भर की बात करते हैं हमारे बारे में। क्या फ़र्क पड़ता है? सुबह उठे, चाहे आप कितने बजे उठते हैं, और तुरंत जब स्कूल का दिमाग में आता है पहला थॉट स्कूल, इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता। और वो कब होता है? जब आपने लक्ष्य सेट किया। देखो मेरा बिल्कुल स्पष्ट एम है, जो चीज़ें मैंने बचपन में सोची थी वो बदली नहीं है, और वो कब तक नहीं मैं रुकने वाला, तब तक मैं उन्हें धीरे धीरे वापस नहीं पाता। कई चीज़ें बीच में गड़बड़ा भी गई हैं, कई चीज़ें नहीं भी आई हैं। तो बच्चों के लिए मैसेज ये है कि भाई अगर कुछ करना है तो उसको अपने माइंड में बिल्कुल स्पष्ट करो कि ये करना है, और अगर आपने ये वाली चीज़ें स्पष्ट कर ली हैं तो फिर उस मिशन के सामने ये छोटी छोटी चीज़ें कुछ नहीं होनी चाहिए। पढ़ता नहीं है, ये नहीं हो गया, वो हो गया, एक लीक पे लगे रहो, मेहनत करो, परिश्रम इज द फर्स्ट थिंग। अनुशासन में रहो, काम जो आप करते हो, मोबाइल चलाना, टीवी देखना, उसे पैरेलल करते रहो, लेकिन उसी के हिसाब से आप फिर पढ़ाई भी करो, तो जब तो चीज़ें चली जाएंगी। मेरे लिए तो भाई एक ही चीज़ है, स्वामी विवेकानंद जी का थॉट कि भाई रुको मत, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक आप लक्ष्य तो बनाना ही पड़ेगा। कई दिन ऐसे आते हैं अमरीत जी, आपको सारा पता है, अब तो गार्जियंस को भी बहुत सारा पता है, जब बहुत सारे दिन डाउन जाते हैं, टूट जाता है मामला सारा। तो है, लाइफ में होता ही टूट जाता है पार्ट है सारा, और ये एक दिन नहीं है, और ये फेज चलता है। ये जीवन है, 2 3 4 6 महीने का जीवन में फेज चलता है। बट आपको ना अपनी पूरी ताकत तक, कई बार ऐसा होता है कि डार्कनेस, लेकिन आप एक बात सोचें कि अगर डार्कनेस में आप बैठे रहे, रास्ता ढूंढने की कोशिश ना करें,
तो भी तो नहीं मिलने वाला ना। तो ऐसा है। इससे अच्छा है कि कोशिश करें। और मेरा विचार ये कहता है कि आपको कहीं ना कहीं जब आप चलते रहेंगे कुछ ना कुछ तो रोशनी कहीं ना कहीं तो होगी, वो दिखेगी। और ये उस फेज़ को काटना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। बस यही है, इसी चीज़ से हम मेहनत कर रहे हैं। और भाई हाथ जोड़ के उन लोगों से मेरी प्रार्थना है जो डिस्करेज करते हैं। भाई एक भजन सुनता हूँ मैं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। हाँ कुछ ऐसा ही है शायद, वो भी इसी तरीके का है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो मैं, हाँ फिर क्या है आगे, आज अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा, यही है ना। तो मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप देखो हिम्मत नहीं दे सकते हो ना, तो जिसने हिम्मत जुटाई उसकी तोड़ो मत। मेरा मतलब ये न्यूट्रल रहो। दूसरी चीज़, हाँ अगर गलत लगता है तो गलत बता दो कि गलत है, ये इसे ठीक करो। अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, आप लोगों को क्या मतलब है, मुझे क्या मतलब है किसी दूसरे से, यार वो उसकी लाइफ है। तो आप पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर मत करो बिना वजह के। देखो हमारे लाइफ में अमरीश जी ऐसी ज़्यादा हेक्टिक व्यवस्था में हम रहते हैं कि अगर हम अपने से अलावा दूसरे के बिना वजह के कामों में ध्यान लगा रहे हैं ना, तो हम अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो वो तो है भाई, वो तो है। आपको अपनी चीज़ों पे, अपने टारगेट्स पे ध्यान करना चाहिए। आप दूसरे लोगों की बात करें कि वो वहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे क्या कर दिया, ये तो इतनी देर तक पिक्चर देख रहा है। अरे भैया सबकी लाइफ है, कोई कहीं भी जाए, अपने काम करो, अच्छे काम करो, बच्चों को मोटिवेट करो। जो बहुत सारे लोग नेगेटिव हैं उनको पॉजिटिव बनाने में मदद करो, यही चीज़ है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद बहुत तगड़े वाला रहा है। आप देख रहे हैं जिस चार दीवारी में हम खड़े हैं उस पर सीधा भगवान का आशीर्वाद है। और कभी भी कष्ट आते हैं अगर जीवन में, तो ईश्वर ही हमें कहते हैं बेटा ये मैंने ही भेजा मामला, और थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए, और कुछ गलती की है तो सुधर जा और चीज़ों को संभाल ले। तो कष्टों का तो यही मतलब है मेरी लाइफ में। तो मैं अभी मैं बताऊं, इस वाली एज में आगे चीज़ें ना बहुत स्पष्ट होती जा रही हैं, और 6 महीने लगेंगे। बिल्कुल मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है।